नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। हमारे एडिटर सैयद कासिम ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चल रही संगठन की तैयारियों को लेकर एसएम न्यूज़ के साथ एक विशेष चर्चा की। इस चर्चा में दोनों ही दलों की रणनीति के ऊपर एक विशेषकर बातचीत की गई। खासकर बसपा जिस रणनीति पर चल रही है, कोऑर्डिनेटर्स उसमें क्या कर रहे हैं, और सपा सपा किस रणनीति पर चल रही है, ये बात भी इस विशेष चर्चा में की गई। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष चर्चा, जिसमें सैयद कासिम ने, जो हमारे एडिटर हैं, उन्होंने एसएम न्यूज़ के साथ एक विशेष चर्चा की है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक तरीके से बहुत गहन विश्लेषण किया है, जो कि आगामी 2024 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज तमाम पढ़े लिखे लोग भी दहाड़ते हैं और कुछ अंदर भी जाके छुप जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपने बहुजन मूवमेंट को समझ नहीं पाते हैं। मिशन मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश के अंदर याद आती है अखिलेश यादव की। मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की लगातार बात करते हैं, लेकिन उस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ वगैरह के और जगह जगह मंदिरों के आपको देखने को नजर आ रहे होंगे। और ये अखिलेश यादव हैं, जो बहुत जगह पर आपको अलग अलग तस्वीरों के अंदर साझा नजर आएंगे। और ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। सर, अखिलेश जी की बात करने से पहले मैं लोगों को बता देता हूं, हमारे साथ संयम काशी साहब हैं, जो किसी नाम तारीख के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बात यह है कि आपने एसएम न्यूज़ में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका इतना थैंक यू सर, आपने भी हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अखिलेश यादव लगातार बाबा साहब की बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और लगातार देश को एक मजबूत हाथों में दे सकता हूं। क्या कहना चाहेंगे, क्या पक्के अंबेडकरवादी हैं अखिलेश यादव? देखिए सुरेंद्र जी, अखिलेश यादव और अंबेडकरवाद दोनों से दूर दूर का नाता और वास्ता नहीं है। अखिलेश यादव ने अंबेडकरवाद को सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है। अंबेडकरवाद उनके नजदीक बिल्कुल वैसे ही है कि वो माला पहना देना, महू चले जाना, महू में जाके उनके बाबा साहब के जो जन्मस्थली है वहां पहुंच जाना, वहां फोटो खिंचा लेना। उसके बाद काशीराम की बात करना कि काशीराम उनके मूवमेंट और मिशन की बात करना, रायबरेली चले जाना, काशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर देना। लेकिन उससे एक हफ्ते पहले काशीराम की जयंती पे, काशीराम की पैदाइश पे उनको लिए एक ट्वीट भी ना करना कि काशीराम का एक जन्म हुआ था आज। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को अगर आप इकट्ठा करेंगे सुरेंद्र जी, तो पाएंगे कि मिशन और मूवमेंट जो चीज है उससे अखिलेश का कोई वास्ता नहीं। वो अब वास्ता नहीं है, उसके लिए कई सबूत मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अगर वास्ता होता तो अखिलेश यादव अपनी सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम से जो मायावती ने जिले बनाए थे, नाम नहीं रखे थे, जिले बनाए थे। अखिलेश यादव ने नाम रखे, योगी आदित्यनाथ ने नाम बदले, लेकिन मायावती ने जिले बनाए, उसके बाद उनके नाम रखे। जैसे अम्बेडकर नगर हो गया, फुले नगर हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं चाऊजी महाराज नगर हो गया, काशीराम नगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया। इस तरह के तमाम जिलों का सृजन किया और सृजन करने के बाद श्रावस्ती है, उसके बाद आपके ये इन सारे जिलों को आप देखिएगा तो उनके नाम न बदलते अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव मिशन और मूवमेंट को जानते भी होते। एक बात। दूसरी, लखनऊ में केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उस केजीएमयू का नाम मायावती ने अपनी पहली सरकार में शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज किया। अखिलेश मुलायम सिंह की सरकार ने उसका नाम बदल दिया। अखिलेश यादव की सरकार आई तो भी मायावती ने उसका नाम फिर कर चुकी थी, केजीएमयू यूनिवर्सिटी बना चुकी थी। उसका नाम उन्होंने शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी किया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसका नाम फिर अखिलेश यादव ने बदल के केजीएमयू कर दिया। उसके अलावा आप प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ा समाजवादी पार्टी ने। ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या समाजवादी परिवार का किसी भी तरह का मिशन और मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपका चैनल बहुत देखा जाता है, बड़ी दूर तक आपके चैनल की आवाज जाती है। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी रिपोर्टर अचानक पहुंच जाए अखिलेश यादव के पास और अखिलेश यादव से जाके कहते कि भाई ऐसा है कि बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए 5 महापुरुषों के नाम बता दीजिए एक साथ से, अखिलेश यादव नाम नहीं गिना पाएंगे। तो बहुजन मूवमेंट को पढ़ना, बहुजन मूवमेंट को समझना, अपने अंदर शामिल करना,
और कहना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अम्बेडकर मूवमेंट को पढ़ के समझेगा जो, वो तो सुरेंद्र जी उनके बारे में जान सकता है, उसके लिए शर्त नहीं है कि वो किस समाज से आता है, क्योंकि इस मूवमेंट को अगर किसी ने चलाया और बढ़ाया है, या जो बहुजन के जितने आप पुरुष देखेंगे, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आप छोड़ दीजिए, वर्तमान में काशीराम को निकाल दीजिए, या आप उसमें नारायण गुरु को भी ले सकते हैं, बाकी सारे लोग, वो शाहूजी महाराज हो या आपके ज्योतिबा फुले हो, या उनकी आप आइए तमिलनाडु में चले आइए, रामास्वामी नायकर पेरियार हो, वो कोई भी उस बिरादरी का नहीं आता है जिस बिरादरी में कहा जाता है कि ये बिरादरी सबसे ज्यादा मिशनरी होती है, ये बिरादरी सबसे ज्यादा मूवमेंट में चलने वाली होती है। ये सारे लोग दूसरे समाज से आते हैं। और या फातिमा शेख हो, फातिमा शेख भी अगर उनके साथ ज्योतिबा फुले के उस मिशन को आगे बढ़ाने में थी, सावित्रीबाई फुले के उस मिशन को जिसमें लड़कियों को शिक्षित करने की बात थी, तो उसमें फातिमा शेख का नाम भी आ जाएगा। तो इतने लोगों के नाम नहीं ना जानने वाले अखिलेश उस मिशन की जब बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो मुझे हंसी आती है। सुरेंद्र जी जी सही साहब, मैं यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव और उसके बाद उन्होंने अपना बंगला छोड़ा, तो उनके बंगले को धुलवाया गया, बंगले को धुलवाया, उसको गंगा जल से धुलवाया था कि इसमें शूद्र रहते हैं। और जबकि यह स्टेटमेंट शूद्रों वाला शिवपाल यादव जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर कहा था, और बड़ी चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं वह शूद्र हैं, शूद्र ही नहीं बल्कि अति शूद्र में आते हैं। ये शिवपाल यादव जी का स्टेटमेंट था। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज ओबीसी समाज के लोग छाती ठोक के अपने आप को छोटा ठाकुर मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका तो साबित भी हुआ है ना कि छोटा ठाकुर है वो। आप याद कीजिए कि डिम्पल यादव ने कन्नौज के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था और बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छू लिए थे। उस पैर छूने से वो चुनाव हार गए, उनके समाज ने उनको वोट नहीं दिया, और वही नहीं हारी, वो हारे, धर्मेंद्र हारे, इटावा हारे, आपके उस बेल्ट में समाजवादी पार्टी हार गई जहां पर यादव सबसे ज्यादा है, जिसे काउ बेल्ट कहा जाता है। तो वो सामंती उसका दिमाग है। और सबसे बड़ी चीज है, किसी भी ब्राह्मण से ज्यादा अगर पूजा पाठ और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला कोई पिछड़ी जातियों में कोई बिरादरी है, उसे यादव कहते हैं। यादव राष्ट्रवादी भी अपने को कहता है, यादव धार्मिक भी अपने को कहता है, कहता ही नहीं। और उसी को दिखाने के लिए समय समय पे जो फोटो आप दिखा रहे थे, ये फोटो जो है अखिलेश यादव उसको भेजने के लिए है कि नहीं, हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ रुके रहना। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर हमने इस रास्ते को छोड़ा तो हमारा अपना वोट हमारा साथ छोड़ देगा। सबसे बड़ी वजह ये, वो शूद्र कहते तो हैं, मकान धोया गया इस बात को कहते तो हैं, गंगा जल से शुद्ध कराया गया ये बात कहते तो हैं, लेकिन उस शिद्दत से नहीं कहते, उस गुस्से से नहीं कहते, उस रिएक्शन के साथ नहीं कहते जिस रिएक्शन को होना चाहिए था, जो उसे पहुंचाया जा सके। जी जी सर, आपकी लगातार वीडियो जो हम देखने को मिल रही है, तमाम देश के लोग आपको देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहन जी के बारे में भी बहुत अच्छी बातों को कुछ कहते हैं। बहन जी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वक्त सीधा सवाल रखेंगे, इस वक्त बीजेपी जो है वह भी जो है दलित वोटर को रिझाने की लगातार कोशिश कर रही है। दलित वोटर के साथ घर में जाना, घर में खाना खाना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, उनको बहुत कुछ गिफ्ट देना, इस तरीके का काम लगातार कर रही है। और यहाँ पे बीएसपी की अगर बात करें तो ना तो बीएसपी का कोई मैनिफेस्टो होता है, वह कोई भी वादा नहीं करती है, लेकिन वह सिर्फ राजनीति करने में अपना विश्वास रखती है या अपना काम करने में विश्वास रखती है, यूं भी कहें। तो कहाँ तक सेक लगा पाएगा बीजेपी वोटर, बीजेपी के लोग बहुजन समाज के वोटरों के अंदर, या बीएसपी के जो वोटर हैं उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सुनील जी, ऐसा है ना कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ जो वोटर है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ वोटर नहीं, एक मूवमेंट से जुड़ा हुआ वोटर, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ वोटर है। वो विचारधारा उसे काशीराम ने जो तैयार करके दी है 14 अप्रैल 1984 के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाकर जो दी, और उसके बाद 93 में गठबंधन की सरकार, और 95 में पहली बार मायावती के रूप में उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मिला दलित समाज को, और उन्होंने जो काम किए वो उस काम से इतना प्रभावित हुआ। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले यूपी तक था, और यही उनका सब्जेक्ट था कि आरएसएस जो समरसता का कार्यक्रम चला रहा है, इससे कितना ज्यादा जो है वो बीएसपी के वोटों को तोड़ सकता है। तो मैंने एक बात कही थी उनसे, वही बात आपको दोहरा देता हूँ कि अम्बेडकराइज विचारधारा जो है उसको कभी आरएसएस अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसकी दुश्मनी ही आरएसएस की विचारधारा से है।
आप पोस्टर छाप सकते हैं कि हम समरसता बनाएंगे, हम छुआछूत दूर करेंगे, हम आपके साथ खाना खाएंगे, लेकिन मनुस्मृति के संविधान को आप फॉलो करेंगे जिसके सख्त खिलाफ होता है ये समाज, जिसके सख्त खिलाफ है अम्बेडकर मूवमेंट। मैं पिछले 30-32 सालों से मैंने बीएसपी को बहुत करीब से देखा है, मायावती को बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत स्टडी की है इनपे, और मैंने स्टडी करने के बाद पाया है कि मायावती न तो मंदिर में जाती है, न रोजा अवतार में जाती है, न मजार में जाती है, न पूजा अर्चना में जाती है। तो मायावती से वो तबका इसलिए मुतमईन रहता है कि भाई वो न इस पाखंड में है, न उस पाखंड में है, न वो मुसलमानों के साथ है धार्मिक मामलों में, न वो हिंदुओं के साथ है धार्मिक मामलों में। तो ये मायावती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आरएसएस के लोग इससे पहले जो लोग बार बार कहते हैं तमाम मीडिया परसेप्शन है, और मैं सुनिए उसको हमेशा खारिज करता रहा हूं कि बीजेपी के साथ जो शेड्यूल कास्ट का वोटर है वो कौन सा वोटर है? वो खटिक है, वो वाल्मीकि है, आधा पासी है, कुछ कोरी है, थोड़ा धोबी है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जात का रहा है। ठीक है, 2022 में कुछ जाटो वोट उसे मिला कहाँ? आगरा से लेकर अलीगढ़ से लेकर ये एटा इटावा वाली बेल्ट में मिला। क्यों मिला? जब बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने आगे किया और उनको राज्यपाल से इस्तीफा दिला के लाया, उसके बाद चुनाव लड़ाया, तो एक आम धारणा दलितों में ये रही कि शायद भारतीय जनता पार्टी दलित मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है, और मीडिया में इस तरह की खबरें भी खूब चली। उसमें कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को जाटों का मिल गया, आगरा में मिल गया, हाथरस में मिल गया, अलीगढ़ में मिल गया, मिला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो जाटों का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ पे वो आजमगढ़ से लेके, बल्कि और आप जाइए बिहार बॉर्डर से लेके अम्बेडकर नगर जिले तक, वहां चमार कहते हैं जाटों को। इधर जाटो कहा जाता है, हमारी तरफ उसको चमार ब्रादरी कही जाती है। उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया जब बसपा मजबूत को कमजोर लड़ता हुआ देखा। अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, मऊ में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया। तो इन सब हिस्सों में समाजवादी पार्टी को उस वोट को वोट मिल गया जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था, और बसपा लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो भाजपा न जीते इसलिए उसने वोट दिया। उस हिस्से में जहां से आगरा का ये हिस्सा था, उसने बीजेपी को वोट दो वजह से दिया। एक तो बेबी रानी मौर्य के रूप में आपने एक मुख्यमंत्री जैसा चेहरा दिखाया लोगों को, और दूसरे यादव जो है वो अपने को सामंती मानता है, और यादव से उनके मामले बन नहीं पा रहे थे जाटो मतदाताओं के, इसलिए उसने वो भारतीय जनता पार्टी को कर दिया। मुझे लगता है कि भारतीय एक चीज इसमें सुनिए जो सबसे बड़ी मुझे हंसी आती है, आज जब मीडिया चैनल बैठ के इस बात को डिस्कस करते हैं कि मायावती के वोट पे सेन लगाने चल रहा है आरएसएस। बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जाटो है। वो ऐसे है कि वो जाटो दिखा के नॉन जाटो वोट लेती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यादव है, वो यादव दिखा के नॉन यादव वोट लेती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जाट है, वो जाट दिखा के हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी बिरादरी का वोट लेती है। हिंदू मुसलमान के रूप में हिंदू मुसलमान को बांटती है, फिर बिरादरियों में यादव नॉन यादव, जाटो नॉन जाटो, जाट नॉन जाट। ये बीजेपी की ताकत। तो बीजेपी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है? ये मीडिया में बैठ के लोग जो इस तरह की बहसें कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है कि बीजेपी का फॉर्मूला ही है, उसका बेस ये है कि जिस दिन वो जाटो को रिझाने लगेगी उस दिन उससे नॉन जाटो भाग जाएगा। उसके साथ नॉन जाटो है इसलिए कि आप जाटो का डर दिखाते हैं, उसके साथ नॉन यादव है इसलिए कि आप यादव का डर दिखाते हैं, उसके साथ नॉन जाट है इसलिए कि आप जाट का डर दिखाते हैं। सुरेंद्र जी सैयद साहब, जैसे आपने बताया कि बहन जी के भी बहुत नजदीकी रहा हूं मैं, बहन जी के बारे में बहुत विश्लेषण भी आपने करे, और तमाम पार्टी, तमाम नेताओं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आपने बड़े अच्छे विश्लेषण करते हैं। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर आपने स्टेटमेंट दिया था, कुछ इस तरीके से आपने कहा था, उसका भूमिका इस तरीके से आपने अदा करी थी कि बहन जी के ऊपर तमाम लोग आरोप लगाते हैं, बहन जी अपने बंगले से बाहर नहीं निकलती हैं, बहन जी नोटों की राजनीति करती हैं, या बहन जी से कोई मिल नहीं पाता है, बहन जी का बड़ा प्रोटोकॉल है। इस तरीके की उलझनों में लोगों को या मनुवादी मीडिया इस तरीके की उलझनें उलझाने में लगता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए
वो बातें बताएं जो देश के लोग नहीं जानते हैं, यानी उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन जो है वो समाज के प्रति कितना है, वह हम आपसे जानना चाहेंगे। यानी कि वो मायावती जिसे लोग नहीं जानते हैं, वह आप बताएं। सर आपकी ये वॉइस ऐसा है ना कि मैंने एक वीडियो में अपने यहाँ राजपथ पे, उसके अलावा मैंने तमाम चैनल्स पे एक बात कही कि मायावती को खुद मायावती हरा सकती है, दूसरे की हैसियत नहीं कि मायावती को हरा सकती। मायावती को हराने के लिए मायावती खुद अगर चाहेंगी तभी वो हारेंगी। मायावती के बारे में मैंने कुछ चीजें देखी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जी। परमदेव यादव एक फैजाबाद अयोध्या जो हो गया है, फैजाबाद के रहने वाले थे, यादव समाज के। जी सर। और परमदेव यादव बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे देवीपाटन मंडल के। जी। ब्रिजभूषण, यही ब्रिजभूषण, ये ब्रिजभूषण शरद सिंह कुछ दिनों के लिए बसपा में भी आए थे। जी। तो ये गोंडा देवीपाटन मंडल का गोंडा हेडक्वार्टर है। तो ब्रिजभूषण शरद सिंह एक चेयरमैन के टिकट को लेके उन्होंने मायावती से शिकायत कर दी परमदेव यादव। और परमदेव यादव बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे फैजाबाद जिले के। तो इतने पुराने यादव होने के बाद, हालांकि यादव जो है बसपा में बहुत था। रामकृष्ण यादव मायावती के साथ पहली बार जो सांसद हुआ है कोई बसपा में, तो वो रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से एमपी जीते थे और मायावती बिजनौर से जीते। उसके अलावा एमएलसी पहले जो बने थे रामनाथ यादव जो गवैया थे, वो भी एमएलसी हुए थे तो यादव थे। खैर वो अलग विषय, कभी अलग से चर्चा आप कर सकते हैं। तो परमदेव यादव की इन्होंने शिकायत कर दी ब्रिजभूषण में। मायावती ने इनको अपने घर बुलाया, कहने उनको जो गाड़ी दी गई थी वो दिल्ली नंबर की गाड़ियां थी, उस जमाने में बीएसपी ने बांट रखी थी, वो गाड़ी खड़ी करा ली और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तो वो पार्टी से नहीं निकाल देंगे लेकिन पार्टी का काम करते हुए न मिलना। एक बात में सारी बात अभी खत्म हो जाएगी कि मायावती कैसी जी। वो वहां से चले आए। उसके बाद वो फैजाबाद की मीटिंगों में जाते थे, कार्यालय में पीछे बैठे रहते थे। उसके बाद 2002 का कैडर कैंप, जो आखिरी कैडर कैंप मायावती का था, अम्बेडकर नगर में हुआ था, उस कैडर कैंप की लाइन में खड़े होकर पास दे रहे थे। तो मैं चूंकि बीएसपी कवर करता रहा हूँ बहुत जमाने से, 1992 से बसपा कवर कर रहा हूँ, तो मैंने उनको एक पास दिलवाया कि आप अंदर चले जाइए। तो उनका नहीं, मैं लाइन से जाऊंगा। अंदर चले गए। मायावती की सरकार आ गई। मायावती बीकापुर एक आकस्मिक पे गई और इस बीच में लोगों से पूछती थी परमदेव क्या कर रहा है। तो लोग कहते जी काम कर रहा है, मीटिंगों में कर रहा है मीटिंग। तो कहने अच्छा इसको 10 का एक बूथ दे दो, बूथ तैयार करे। पहले एक बूथ दे दिया, फिर कहने भाई ऐसा बीकापुर की एक विधानसभा इसको दे दो, विधानसभा तैयार करो। विधानसभा दे, जो आदमी कोऑर्डिनेटर रहा हो, जो आदमी बंगाल का कोऑर्डिनेटर रहा, स्टेट का, जो आदमी बिहार का, उससे एक बूथ पे काम करवा रही जी। बात खत्म हो गई। और मायावती जब आई तो ये वहां पहुंच गए, उनके सामने जब पड़ी तो कहने ऐसा है तू लखनऊ आ जा। ये लखनऊ पहुंचे। एक वक्त में इनको एक मार्शल रॉयल गाड़ी, घर बनाने के लिए पैसे, बेटी की शादी के लिए पैसे, 2 लड़कों को नोएडा अथॉरिटी में नौकरी, इतना एक वक्त में मायावती ने उन्हें दिया। वो मुझसे कहा करते थे कि यार कासिम, मेरे लिए तो जिंदा देवी है मायावती। तो ये एक मिसाल है मायावती की कि अपने एक वर्कर का उन्होंने ऐसे टेस्ट किया, इम्तिहान लिया और उसमें इम्तिहान में पास हुआ तो उसको इतना सब कुछ दे दिया जी। अभी मैं आपको बताऊं, गुड्डू जमाली पार्टी छोड़ के जा चुके थे, एमआईएम से इलेक्शन लड़े हो। एमआईएम से इलेक्शन लड़ने के बाद अखिलेश यादव ने 11-12 बजे दिन में इस्तीफा दिया पार्लियामेंट से जी। गुड्डू जमाली को मेरे एक जानने वाले ने फोन किया, कहने बीएसपी से चुनाव लड़ोगे लोकसभा का? गुड्डू जमाली मैं कहाँ लड़ पाऊंगा, मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूँ, ये मैं खुद छोड़ के गया हूँ, मुझे कहाँ माफ करेंगी। गुड्डू जमाली लखनऊ आए, मुलाकात की और मायावती ने उनको लोकसभा का टिकट दे दिया और उसी दिन घोषित भी कर दिया। और लोग बताते किसी तरह का कोई मेंटेनेंस, कोई भी जन्मदिन, कुछ भी उनसे नहीं लिया गया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सा दुष्प्रचार किया। हाँ ये भी सही है कि मायावती को उनके कोऑर्डिनेटर्स, मैं जो कहता हूँ ना मायावती को मायावती हरा सकती। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको जी। शमसुद्दीन रायनी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी जी, रायनी समाज से आते, जो उनके पास मंडल है उसमें रायनी वोट नहीं है जी। जहां रायनी वोट है देवीपाटन मंडल में गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, नानपारा, यहाँ पर भरा पड़ा है रायनी वोट। और रायनी ऐसा है कि रमजान रायनी समाजवादी पार्टी का एमएलसी रहा श्रावस्ती से। उसके अलावा असलम रायनी बसपा से विधायक रहा, वहां से नानपारा से। उससे पहले उनके चचा खुर्शीद आलम 1986 में एमएलए रहे नानपारा से 2-3 बार। जब्बार अली रुदौली के चेयरमैन, बहराइच का चेयरमैन रायनी रहा।
रायनी वोट जहां भरा पड़ा है वहां रायनी नहीं, जी और जहां रायनी का कोई काम नहीं वहां रायनी लगे हुए हैं, सहारनपुर में मेरठ। ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से जो वोट बढ़ना चाहिए उसमें रोक लगती है। और ये मैं कहता हूँ ना कि मायावती को खुद मायावती हरा सकती है। जब मायावती अपनी कील काटे दुरुस्त करने पे आती हैं तो भी उनकी किसी भी राजनीतिक काट का किसी के पास कोई काट नहीं होती। मायावती ने 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई, और अपनी शर्तों पे सरकार चलाई। चाहे मथुरा का कांड रहा हो, परिंदा पर नहीं मार पाया, चाहे हाईकोर्ट का जजमेंट आया हो, प्रदेश के कानून व्यवस्था पे असर नहीं पड़ा। तो मायावती को मैंने बहुत करीब से कवर किया है। मैंने तमाम ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें उन्होंने फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाया है जी। और तमाम लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो अर्श पे पहुंचने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और उनका नाम और जिक्र मायावती आज भी करती हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को अर्श से फर्श पे पहुंचाने में लगे हो, मायावती जान भी नहीं पाती है। उसकी वजह यह है कि मायावती के पास तीसरी आंख नहीं है। अगर वो सुरेंद्र सिंह को सुनती होती तो उनको ये खबर मिलती कि कौन सही है कौन गलत है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, और उससे उनको जो फीडबैक मिलता उससे वो पार्टी को और मजबूत कर सकती थी। सुरेंद्र, उससे वो पार्टी को और मजबूत कर देती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो पार्टी के अंदर है कुछ खामियां आपको नजर आती हैं जो उनको परिवर्तन करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। वोटर कमिटेड, वर्कर कमिटेड। बसपा की जो ताकत है उसके बूथ की पदाधिकारी जी, बसपा की ताकत उसके सेक्टर के पदाधिकारी। तो बूथ और सेक्टर के पदाधिकारियों का इनके यहाँ रजिस्टर होता है, मैंने देखा है। वो रजिस्टर केंद्रीय कार्यालय में भी जमा रहता है। मायावती अगर खाली रजिस्टर जो है मंगवा के, उनके यहाँ स्टाफ है, मेवालाल है, मित्तल हैं, ये हैं वो हैं, तमाम लोग हैं जो जिनका काम यही है दिन भर बैठे रहना, फोन आना, फोन पर बात कराना। अगर उनसे ये कह के कि भाई बांदा निकालो, नरेली निकालो, और नरेली का कोई एक नंबर बता देंगे इसमें बात करा दो, उसके दो फायदे, रजिस्टर चेक हो गया, कमेटी चेक हो गई, और जिस वर्कर के पास फोन पहुंचा कि बहन जी बात करेंगे, तो वो तो पागल हो गया। वो तो इस तरह से फिर पार्टी के फिर जान देगा। और करना क्या है, अपने घर में बैठे बैठे उसी हवेली के अंदर से, अपने कमरे से खाली एक बजर बजाना है कि मेवालाल मेरी जो है सुरेंद्र जी से बात कराओ, दैट्स ऑल, बात हो गई। सुरेंद्र जी ने बात बता दी कि ये है ये है ये है, ऐसा सही चल रहा है गलत चल रहा है। अगर ये भी नहीं कर सकती है मायावती, तो मुझे लगता है ये उनका एक फ्लेवर है, या उनको कोई बताने वाला नहीं। सुरेंद्र जी, सही साहब, बहन जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो गेम चेंजर भी हैं। मतलब लास्ट मोमेंट पे कुछ इस तरीके की शाख बिछाती हैं या इस तरीके के कुछ राजनीति पहलुओं पर, इस मुद्दों पे काम करती हैं कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, मायावती ने इसको साबित किया अपने आप को, एक दो बार नहीं किया है। और उन्होंने ये भी है, आज मेरी बात हो रही थी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी के बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर अलायंस हो गया, हम लोग तो चाहते हैं, कांग्रेस तो चाहती है कि बसपा से अलायंस हो, हम मध्य प्रदेश में भी सीट देंगे, राजस्थान में भी देंगे, छत्तीसगढ़ में भी देंगे, हरियाणा में भी देंगे, पंजाब में भी देंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर वो बाद में भाजपा के साथ चली गई तो मैंने उनसे कहा कि 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन हुआ था, तब से लेके आज तक 93 में खाता, क्या 89 में खाता खुल गया था बसपा का, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। आप मुझे ये बताइए कि कब बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया? यूपीए 1, यूपीए 2 का समर्थन मायावती ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ओर से मायावती ने गिराई। उत्तर प्रदेश में 3 बार समर्थन लिया मायावती ने, सरकार चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया। और जब भी सरकार गिरी है उसूलों पे गिरी है। जब भी गिरी है, एक बार मथुरा को लेके गिरी, एक बार जो है दूसरे एक मामले को, राम जन्मभूमि के जो मुद्दे थे उस पर लेके गिरी। तो उन्होंने कभी इस तरह से अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो इस बात को उन्होंने एग्री किया, कहने हाँ ये बात तो सही है। तो मायावती गेम चेंजर ऐसे साबित हो सकती है। आज मायावती की कई बात इस तरह नहीं हो रही। एक विधायक की पार्टी 13% वोट की पार्टी की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि मायावती गेम चेंजर, मायावती किसी का भी खेल खराब करने में सक्षम है वो। और एक चीज और है, मायावती को अगर किसी ने धमकाया, डराया या धोखा दिया,
तो मायावती ने जैसे जब अटल बिहारी की सरकार गिराई थी तो ये कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश का बदला ले लिया। तो वो नहीं है, ढका छुपा खेल नहीं है मायावती के पास, खुला खेल है कि आपने मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में गिराई है, मैं आपकी दिल्ली में गिरा दी। तो इतनी खुल के बात कौन करेगा? काशीराम में जैसे कहते थे हम तो अवसरवादी हैं, और राजनीति में हर व्यक्ति अवसरवादी होता है, कहता कोई नहीं। राइट। तो ये जो कहानी है मायावती की, उनके वोटर्स की, उनके समर्थक की, और उनका कमिटेड वोटर ये जानता है कि बहन जी जो करेंगी हमारे हक में होगा, हमारे हित में होगा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सुरेंद्र जी, सैयद साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की जो इस वक्त गठबंधन तैयार हो रहा है, वह गठबंधन वाले ये भी जानते हैं सर एक मिनट पानी पी। जी, आप पानी पी रहे हैं? जी। सही साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि तमाम जो इस वक्त देश के पार्टियां गठबंधन करने को लगी हुई हैं और वह गठबंधन करने में अपनी तारीख भी उन्हें सुनिश्चित कर ली है, और उस खेमे के अंदर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को अलग रखा है। और वो लोग ये भी जानते हैं कि बिना मायावती के हमारी ताकत कमजोर ही रहेगी, बिना मायावती के हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, ये तमाम पार्टियां जानती हैं। और खास तौर से कांग्रेस एक बड़ा जो संगठन नजर आ रहा है, विपक्ष नजर आ रहा है, कांग्रेस भी जानता है कि बिना मायावती को लिए हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। एक सवाल और मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपके साथ, ताकि आप बात को दोनों तरीकों से स्पष्ट कर दें। क्या बहन कुमारी मायावती अकेले सक्षम है अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए, वह भी बताएं। देखिए, अकेले लड़ने के लिए सक्षम क्या, अकेले तो कभी भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, हम आप लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ने के बाद नतीजा नहीं दे पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ माहौल है, उस माहौल में आदमी ये देख रहा है कि कौन मिलेगा तो बीजेपी हारेगी। अकेले कांग्रेस लड़ेगी तब भी बीजेपी नहीं हारती, अकेले बसपा लड़ेगी तब भी बीजेपी नहीं हारती। समाजवादी बीजेपी को 2014, 17, 19, 22 4 चुनाव में सामने आ चुका है, समाजवादी तो हरा ही नहीं सकती जी। ऐसे में मेरा अपना ये जो नजरिया है, मेरा अपना मानना है कि अकेले जाके आप अपने 13% को 14 भी कर सकते हैं और 11 भी हो सकता है जी, लेकिन हराने की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो समूह, वो वोटर जो है, वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बेदखल करना चाहता है। उसमें युवा भी है, बेरोजगार भी है, उसमें व्यापारी वर्ग भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें मुसलमान भी है। ये सारे लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में हराना चाहते हैं। तो हराने के लिए अगर समीकरण नहीं बनेगा तो हारती नहीं। समीकरण के लिए बीजेपी के खिलाफ अगर कोई गठबंधन होगा तभी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और वो गठबंधन वो हो जिसमें माया हो, जिसमें जयंत हो, जिसमें पल्लवी पटेल हो और कांग्रेस हो। जब इतने लोग एक साथ होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी को हराने के लिए अगर 1-to-1 इलेक्शन होगा तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ऐसे में इस गठबंधन से अखिलेश यादव को बाहर रखना जरूरी है, समाजवादी पार्टी का उस गठबंधन से बाहर होना जरूरी है। तो जब ट्रायंगुलर होगा और अखिलेश यादव का अपना मतदाता अखिलेश को बचाने के लिए उनके साथ खड़ा होगा, जो 35 से 40% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, यादव वोट, तो तब भारतीय जनता पार्टी को दोहरा नुकसान होगा। और ब्राह्मण, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, ये जब एक साथ, कुर्मी एक साथ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुक गई तो बाकी राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी खुद मुसीबत में है। वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, आपके मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो। सर, इस वक्त जो देखने में आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की मैं यहाँ पे बात करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी का लगातार कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अंदर भी उनका कद बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनका कद बढ़ा है, और इसी तरीके से अगर कद बढ़ता रहा तो समाजवादी पार्टी का जो एक मजबूत वोटर है वो मुस्लिम समाज का होता है। अगर मुस्लिम वोटर डाइवर्ट होता है तो कहाँ डाइवर्ट हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को? क्या समाजवादी पार्टी शून्य तक जा सकती है अगर मुस्लिम वोटर को निकाल दिया जाए? क्योंकि ओबीसी समाज का जो वोट है वह डाइवर्ट होता है, बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, बसपा में भी होता है, तमाम जगह पर वोट कन्वर्ट होता है। लेकिन बीएसपी का एक कैटराइज वोट है जो स्ट्रॉन्ग वोट होता है, जो बहुत मुश्किल से कन्वर्ट होता है। सिर्फ वो कन्वर्ट होता है तो बहन जी के इशारे पे ही कन्वर्ट होता है। असदुद्दीन ओवैसी को लेके चलेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश में मजबूत अपनी दावेदारी रखते हैं तो अखिलेश यादव की स्थिति क्या होगी वह हम आपसे जानेंगे।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहली बात, असदुद्दीन ओवैसी आए या ना आए, मुसलमान अब अखिलेश को वोट नहीं देने वाला है। मैं आपको जी 5 जिले और 5 सीटें बताता हूँ। जी बहराइच, वकार अहमद शाह का जिला है, हमेशा वहां से एमपी भी मुसलमान जीता, चेयरमैन भी मुसलमान जीता। जी इस बार वहां चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी जीती, सेकंड पे वहां पे आजाद रहा, थर्ड पे एमआईएम रही, समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे है बहराइच में। जी एक हमारे यहाँ पूरब में एक बात कही जाती है सूरज जी, पता नहीं आपके यहाँ पश्चिम में कहा जाता नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ एक पर्ची होती है, जैसे जी बोरा होता है उसमें अनाज है, तो उसमें एक जी लोहे का वो डाला जाता है, उसके बाद उससे कुछ दाने जब निकलते हैं उसको देख के समझ लिया जाता है कि चावल है या गेहूं है या दाल है, कैसी है अंदर, इस बोरे के अंदर माल कैसा है। तो ये परखी बता रही है। दूसरे नंबर पे आप आइए संभल। जी संभल में कुंवर इकबाल महमूद जैसा आदमी जो 5-6 बार का विधायक, उसके पिता भी 3 बार के विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर रहा है समाजवादी पार्टी में, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से संभल में चेयरमैन का चुनाव लड़ रही। जी चेयरमैन वहां जीतता है एमआईएम का, जी सेकंड पे वहां रहती है आजाद जो लड़ा था कैंडिडेट, थर्ड पे वहां रहता है बीएसपी का, चौथे पे जाती है भारतीय जनता पार्टी, 5वें नंबर पे कुंवर इकबाल महमूद की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। संभल में 5वें नंबर पे समाजवादी पार्टी होती है। जी उसके बाद आप आइए रामपुर। रामपुर में चेयरमैन आम आदमी पार्टी का जीतता है, जी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे जाती है, सेकंड पे भाजपा होती है, तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी होती है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के होते हुए वहां पर एमआईएम का कैंडिडेट सेकंड पे आता है मेयर के चुनाव में। उसके बाद जी मुरादाबाद में, जहां से समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का सांसद है, समाजवादी पार्टी के मेयर भी रह चुके हैं एसटी असम, वहां पर जी कांग्रेस पार्टी सेकंड पे रहती, 3500 वोट से मेयर का चुनाव आती है। जी अब इतने नतीजों के बाद अगर किसी को लगता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे सकता है, तो मुझे उसके इस बात पे और सियासी समझ पे हंसी आएगी कि उसकी सियासी समझ कहाँ चली गई है। ये पूरा, फिर पश्चिम में आप पूरब में आइए, मऊ में बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन जीता है। आपके यहाँ इसको आप मऊ के बगल में भदोही, बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन जीता, और दोनों मुसलमान, जी मऊ मुसलमान, भदोही मुसलमान, मलिहाबाद में मुसलमान, वो बहुजन समाज पार्टी का जीत रहा है। तो ये जी सारे नतीजे इकट्ठा करने पे एक बात साफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान जाने के लिए अब राजी नहीं है। उसकी वजह वही है जो अभी आपने सबसे शुरू में कही थी कि अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है, अखिलेश यादव परशुराम का फरसा तो लेते हैं लेकिन अवतार पार्टी नहीं करते, टोपी नहीं लगाते। वो आप देखिए तो अभी परसों की एक तस्वीर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए, 7 लोग बैठे हुए हैं, उस 7 में एक भी मुसलमान चेहरा नहीं। शिवपाल यादव हैं, उसमें क्या कहते हैं संजय सिंह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, आतिशी हैं, या वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। ये संकेत की भाषा जो है ना, सोशल मीडिया के जमाने में मुसलमानों तक खूब पहुंच रही है, और मुसलमान ये कह रहा है कि अखिलेश जब हमसे दूरी अख्तियार कर रहे हैं तो हम अखिलेश के साथ क्यों जाए। सुरेंद्र जी जी तमाम जो एनालिसिस हैं, वैसे तो अभी एनालिसिस का समय नहीं है क्योंकि अभी राजनीति के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे। लेकिन क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को कौन होगा इस वक्त जो किंग है, वो कहाँ पे जाएगा, किस नजर से देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समय नहीं है लेकिन फिर भी जो इस वक्त की राजनीति है उस पर हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जैसा सूचना मिल रही, खबरें मिल रही हैं, जो बातें निकल के आ रही, अगर मायावती ने मंडल की जो समीक्षा का कार्यक्रम सोचा अगर किया, तो आप समझिएगा सबसे बड़ी खिलाड़ी बसपा होगी। मैं एक इंटरव्यू कर रहा था ओम प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश जी सर। राजभर बड़ा खिलाड़ी है, कोई आदमी अगर उसको इग्नोर करता है तो मैं उसे नादान मानूंगा। भाजपा के साथ था, भाजपा जीती, सपा के साथ गया, सपा जीती, और इस वक्त कहीं नहीं है तो अपनी पार्टी और संगठन मजबूत कर रहा है। जी ओम प्रकाश राजभर ने एक बात मेरे सवाल के जवाब में कही थी, जी ओबीसी समाजवादी पार्टी में अगर मुझे ले जाना है तो मैं जेसीबी से उसे ठेलूंगा। पूरब में एक शब्द है ठेलना, ढकेलना, उठाना, जेसीबी से ठेलूंगा तब भी ले जाना मुश्किल है, और बसपा में ले जाना होगा तो सिर्फ ट्रैक्टर खड़ा करके कह दूंगा कि बसपा में चलना है, ओबीसी खुद कूद के ट्रैक्टर पे बैठ जाएगा। तो जिस दिन बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने स्वरूप में आएगी, मायावती अपने आप को बाहर मंडलीय समीक्षा में भी निकाल देंगी, तो अति पिछड़े समाज का जो वोटर है वो बसपा के साथ अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो मुसलमान भी बसपा की तरफ आकर्षित होगा,
और ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी की जाने की जगह पे बसपा के साथ जाएगा। और उस पर अगर कहीं गठबंधन का तड़का लगेगा तो आप ये समझिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्लेयर अगर कोई साबित होंगी तो वो मायावती है। जी सर, इस वक्त जो है अपने आप को जो है प्रधानमंत्री का तमाम लोग दावेदार कह रहे हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर की बात करी। ओम प्रकाश राजभर का अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था सभी मिलके बहन जी को आप सब प्रधानमंत्री बनाइए, ऐसा स्टेटमेंट है उनका, तमाम चैनल्स ने दिखाया भी है। सब मिलके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए तो मैं बिल्कुल एक फोन कॉल पे आ जाऊंगा और 2 घंटे पहले भी पहुंच जाऊंगा। तो उनके स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं, क्या कहना चाहते थे इस सरल भाषा के अंदर, वह बताएं। देखिए ऐसा है ना, ओम प्रकाश यादव ने ये एक बात नहीं कही है, अपने भाषणों में कही है, रैलियों में कही है, मीटिंगों में कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो हराने के लिए एक मतलब आपके पास जिद है। तो इससे कहने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती थी जी। 1977 में उसने जनसंघ का विलय कर दिया जनता पार्टी में कांग्रेस को हराने के लिए जी। उसके बाद 80 में फिर उन्होंने पार्टी बना ली अपनी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 89 में उन्होंने फिर भारतीय जनता कांग्रेस को हराने के लिए कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों के साथ बने हुए मोर्चा जो वीपी सिंह का था उसके साथ चली गई कांग्रेस को हराने के लिए। उसके बाद कश्मीर में उसने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, उनके साथ गठबंधन कर लिया, जो दो ठंडा दो संविधान की बात करती है। लेकिन क्या था एजेंडा, था कि कांग्रेस से मुक्त करना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आप मोदी हटाओ की तो बात कर रहे हो और जिसकी कोई राष्ट्रीय किसी की कोई छवि इमेज हैसियत नहीं है वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता है। चाहे क्या कहते हैं आपके केसीआर हो या आपके नीतीश कुमार हो या आपके अरविंद केजरीवाल हो या आपके दूसरे लोग हो। देखिए गांधी परिवार को तो कुछ हो ना हो, भाई राहुल गांधी है, भाई ठीक है, इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू के परिवार से आते हैं, वो अपने आप राष्ट्रीय उनकी एक स्वीकारता है, प्रियंका हो सोनिया हो कोई हो। लेकिन उसको अलावा अगर फिर राष्ट्रीय किसी की स्वीकारता है तो वो सिर्फ मायावती है। तो ओम प्रकाश की बातों में दो चीजें, एक चीज तो यह है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं एक झंडे के नीचे, जाइए मायावती के पास और कहिए साहब आप प्रधानमंत्री पद की दावेदार है, मायावती अगर साथ में नहीं आएंगी तो मायावती खत्म हो जाएंगी, फिर मायावती को कोई वोट भी नहीं देगा, उनका समाज भी उनको छोड़ देगा कि सब मिल के प्रधानमंत्री बना रहे थे तब भी आप तैयार नहीं हो। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो नारा है वो छलावा है, झूठ है और आप समाज और वोटर को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर की बातों का सार है, ये उसके पूरे निचोड़ है कि वो ये बात कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, इतना भरोसा क्यों है ओम प्रकाश राजभर को मायावती पर? देखिए ऐसा है ना कि ओम प्रकाश राजभर तो इसी स्कूल से निकलते हैं, वो काशीराम स्कूल के छात्र हैं। उन्हें मालूम है कि अगर आज मायावती को आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, जिन राज्यों में बसपा को 1.5% वोट मिलता है उन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का 10% वोट हो जाएगा। फिर पूरे देश में एक चेतना की लहर जाएगी ना। महाराष्ट्र जहां बसपा आज तक खाता नहीं खोल पाई, सबसे ज्यादा दलित वही है और सबसे ज्यादा जागरूक दलित वही है, सबसे ज्यादा मतलब जो अम्बेडकरी लोग हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और बसपा खाता नहीं खोला। लेकिन आज मायावती को आप प्रधानमंत्री घोषित करके देखिए, महाराष्ट्र में वो हवा चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ के राज्यों में, केरल में, आसाम में, जहां जहां भी शेड्यूल कास्ट है वो मायावती प्रधानमंत्री, और कौन कह रहा है, कांग्रेस से मिल लेकर तमाम दल कह रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वो फिर जो एक हवा चलेगी वो फिर मायावती को सचमुच प्रधानमंत्री होने से नहीं रोक पाएगी। ये बात ओम प्रकाश राजभर को पता है जी। सर एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो इस वक्त बड़ा अपने आप को डरा और सहमा महसूस कर रहा है और उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि हमारी वोट का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, जबकि उसके साथ हमेशा बहुत ज्यादा स्तर पर खिलावा होता है। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रताड़ित हो रहा है वो भी मुस्लिम समाज हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मूवियों को लगातार प्रेजेंटेशन हो रहा है, चाहे वो केरल की हो, चाहे वो कश्मीर स्टोरी हो, तमाम इस तरीके की डायरियों पे फोकस किया जा रहा है। मुस्लिम वोटर बहन जी के ऊपर विश्वास करने को भी तैयार है, और या फिर कांग्रेस पे करेगा या बहन जी पे करेगा ये पक्का है।
अब बहन जी के पे एक डर उसको लगा रहता है कि वो बहन जी कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ ना कर लें, क्योंकि बहन जी का प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया पे या जो आईटी सेल वाले हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं कि जो बीजेपी की बी टीम है वो बहन जी हैं। क्या कहना चाहेंगे, वह हमें बताएं। मुस्लिम वोटर के लिए खासतौर से ये बहुत अच्छा अहम वीडियो है। जी सर। देखिए, ऐसा है ना सुरेंद्र जी की मुस्लिम वोटर्स का जो 2014 के बाद से वोट करने का तरीका बदला है। जी 17 में वो चूका, लेकिन 22 में आप देखिए कि उसने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वोट किया है कि उसने सपा, चूका, बसपा, भाजपा और तमाम पार्टियों को छोड़ा और सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, सीधे जी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ चला गया। तो वोट जी बटा नहीं। हमने जी कर्नाटक में भी देखा कि एमआईएम से लेके देवगौड़ा से लेके बीएसपी से लेके सब लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही, लेकिन मुसलमान वोट बटा नहीं, वो एक मुश्त होके सीधे सीधे कांग्रेस के साथ चला गया। तो जी मुस्लिम जनमानस में एक चीज तो बैठ गई है कि वो अब बटेगा नहीं। और मैं जी आपको सुन जी बताऊं कि मुसलमान को एक होने में देर नहीं लगती, क्योंकि मुसलमान दिन में 5 टाइम तो मस्जिद में मिलता है एक दूसरे से, जी उसके बाद जुमे में फिर इकट्ठा होकर मिलता है मस्जिद में, और वहां जी अंदर क्या बात हुई वो जान भी नहीं पाता है। तो वो जी वो वो नतीजे हमने देखे हैं, कर्नाटक में भी हमने देखा, अभी हमने जो है यहाँ पे भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा जी है। ये भी सही है कि मुसलमान मायावती को पसंद करता है, लेकिन जी मायावती की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मुस्लिम समाज तक उनके लोग नहीं ले जा पाते। वही फिर मैं जी यहाँ आऊंगा कि उनके कोऑर्डिनेटर्स की जो जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन नहीं करते हैं। जी और ऐसे में उनके निर्वहन के न करने को, जैसे मुस्लिम है, मैं मिसाल दूं, गुड्डू जमाली। जी गुड्डू जमाली एक मजबूत लीडर है जी और उन्होंने बहुत किया है, मुसलमानों से लेकर सभी समाज के साथ किया है, क्योंकि बड़े आदमी है, बड़ा पैसा है उनके पास। जी लेकिन गुड्डू जमाली का इस्तेमाल आजमगढ़ के बाहर छोड़िए, आजमगढ़ में ठीक से नहीं हो रहा। इमरान मसूद है, इमरान मसूद मतलब उसकी एक छवि है। तो जी वो अगर पश्चिम में उनको जब बनाया प्रभारी, उन्होंने जब दौरे करने शुरू किए तो वो जी पश्चिम से निकले और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टहल गए। उन्होंने जी तमाम व्यवस्था करवाई और ये किया वो किया, लेकिन वहीं भी कोऑर्डिनेटर उसको लगा कि यार इसका तो कद बढ़ जाएगा। तो वो चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचा देती है। जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब्बास अली जैदी रुश्दी हैं, अभी उनको जी 4 मंडल का प्रभारी बनाया बसपा ने। तो जी अब्बास अली जैदी रुश्दी गोरखपुर देवपाटन मंडल और बस्ती मंडल और फैजाबाद अयोध्या मंडल में मुस्लिम समाज को तैयार करें। ऐसे लोगों को, या आपके अजीम थे फरुखाबाद के, शिकोहाबाद के, सॉरी, तो अजीम जी फिरोजाबाद को भी अगर आगे किया जाता, गुड्डू जमाली को किया जाता, इमरान मसूद को किया जाता। देखिए, मुस्लिम समाज मुस्लिम की बात सुनेगा, और मुस्लिम डेफिनेट समाज जो है वो, मैंने अभी अपने एक वीडियो में कहा था कि आपने 11 टिकट मुसलमान को दिए, हर कासिम जो है सैयद कासिम नहीं होता, जी हर सुरेंद्र सिंह नहीं होता। तो ये नहीं है जी कि हमने सुरेंद्र सिंह की जगह पे दूसरे सुरेंद्र सिंह को दे दिया, या सैयद कासिम की जगह पे उस्मान को दे दिया। तो उस्मान सैयद कासिम नहीं हो पाएंगे, सैयद कासिम उस्मान नहीं। इस फर्क को समझना होगा बहुजन समाज पार्टी को, और यही जी फर्क कोऑर्डिनेटर उनको नहीं समझा पाते। वरना जी बसपा पर जितना विश्वास मुसलमान करता है उतना समाजवादी पार्टी में नहीं करता है। सुरेंद्र जी सर, मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूंगा। क्या 2024 के अंतिम परिणाम के आने तक, मतलब कि परिणाम का मतलब है कि जब राजनीति के जब पत्ते शाख बिछाई जाएगी, क्या बसपा और कांग्रेस टाई अप कर सकते हैं? क्या इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा? बड़ा अहम सवाल है सर। देखिए, मुझे लगता है कि मैं अगर बहुत आशावादी हूँ, लेकिन एक चीज तो तय है, कांग्रेस मोदी हटाओ पे है, उसको ना प्रधानमंत्री चाहिए, ना राहुल गांधी को किसी तरह की अब कोई वो रह गई है। राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव है उसको आप देखिएगा तो उनको ये नहीं कोई प्रधानमंत्री बनो, मोदी हटना चाहिए, एक चीज। जी तो उसे देखते हुए, और सोनिया गांधी से मायावती के संबंध भी ठीक ठाक है, जी दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इस बात को एक आम लोग जानते हैं कि हाँ ऐसा है। जी और जो राज्य हैं जो नेक टू नेक पे हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश, इतने राज्य में बसपा का साथ हो जाना ही कांग्रेस और बसपा की जीत का बहुत बड़ा आधार बन जाता है। तो जी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी गलती करेगी कि बसपा को छोड़ के कहीं जाए, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ये गलती करेगी कि मायावती अब इस बार इस चुनाव में 2024 में जो उनकी उम्र है, 2029 में वो उतनी एनर्जेटिक नहीं रहेंगी कि 2029 में उतना अच्छा कर सके।
ऐसे में मायावती के लिए भी आखिरी मौका है और कांग्रेस के लिए बेस्ट मौका है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। तो वो किसी भी हद तक कांग्रेस से समझौता कर बीजेपी बीएसपी से कर सकती है समझौता, और मुझे लगता है कि मायावती भी इस समझौते पे हामी भर देंगी। हम 2024 के चुनाव में बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, पल्लवी पटेल को उत्तर प्रदेश में कम से कम एक देखेंगे। सुरेंद्र जी सर, अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो क्या किस नजर से देखते हैं कि पब्लिक और जनता का क्या रुझान रहेगा, जो अगर वोटों की बात करें और जातियों की बात करें, क्योंकि इस देश के अंदर जाति आधार पर वोट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो क्या जाति समीकरण कितना ताकतवर रहेगा वो हमें बताएं। देखिए, ऐसा है, इस गठबंधन के पास जो ताकत है, जैसे ब्राह्मण बीजेपी से दुखी भी है, व्यथित भी है, परेशान भी है, लेकिन वो तब जाएगा भाजपा छोड़ के जब उसे लगेगा कि हाँ ये सत्ता से बाहर चले जाएंगे जी। वो तभी होगा जब कांग्रेस, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल और इनका अलायंस वो देखेगा। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी इस वक्त का जो माहौल है उसमें त्यागी, गुर्जर, जाट, ये तीन भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, जिसका नतीजा हमने आपने खतौली में देखा है। अब उसमें अगर मुसलमान, उसमें अगर जाटो जुड़ जाएगा तो फिर वहां पर जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाले लग जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के पास पश्चिम में जो सीटें हैं, 10 में 7 सीटें तो पश्चिम में उनके पास 6 सीटें, तो वो 6 सीटें तो बसपा पा ही सकती है, उसके अलावा 2-4 सीटें बसपा की वहां बढ़ सकती है। जैसे मेरठ बसपा बहुत कम वोटों से जीत सकती है, आगरा बसपा जीत सकती है, अलीगढ़ बसपा जीत सकती है, हाथरस बसपा जीत सकती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के पास भी फिर फिरोजाबाद जीतने के लिए, या उसके बाद यहाँ जहाँ पे धर्मेंद्र बदायूं, कांग्रेस में सलीम शेरवानी। और मेरे पास जो खबर है अभी की कि बड़े मुस्लिम नेता वेस्ट यूपी के बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो ठीक ठाक मुस्लिम नेता हैं, वो ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के में रिप्रेजेंटेशन किया है, प्रतिनिधित्व किया है, जीते हैं, और वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह से तमाम एक बड़ी संख्या बसपा में आने के लिए आतुर बैठी है। वो कोऑर्डिनेटर्स उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी वजह हो, लेकिन मेरे पास जो खबर है कि बहुत जल्दी इस तरह की सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। तो ये जो गणित है, ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, शुल्कास में जाटो, इतना काफी है राहुल गांधी और मायावती के गठबंधन, ये जो गठबंधन बनता है उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। छोटे छोटे दलों को खटखटा रही है, दोबारा उनको दस्तक दे रही है। जिस ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट देने को तैयार नहीं थी, 2 पे पहुंच गई, और ओम प्रकाश 4 पे पहुंच चुके हैं मांग पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बता रहे हैं कि बीजेपी परेशान है, और ये गठबंधन अगर बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश में उन सीटों को पाना जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और तमाम मुद्दों पर आपने रोशनी डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सर आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया अपने चैनल पे मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।